हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की 19। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि कक्षा 10 के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रखते हैं। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि पौधों में जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले रसायन को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधों में जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले रसायन को पादप हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिख दीजिए। तो मनुष्य में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं वो थायराइड होती है, पैंक्रियाज होता है, एड्रीनल होता है, पीयूष ग्रंथि होती है और अंडाशय तथा वृषण होते हैं। ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन एवं एक्सान यानी तंत्रिकाक्ष के कार्य को बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूरॉन संदेश वाहक का कार्य करता है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। देखिए, न्यूरॉन संदेश वाहक का काम करता है तथा एक्सान जो होता है वो डेंड्राइट, ठीक है, डेंड्राइट द्वारा किए गए संवेदना को विद्युत आवेशों के रूप में वहन करने का काम करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंडाशय एवं वृषण को स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम बताइए तथा उनके कार्य भी बताइए। यानी अंडाशय और वृषण से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो अंडाशय तथा वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन्स, ठीक है। तो इससे बात कर लेते हैं। अंडाशय से होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, याद रखिएगा। अंडाशय से एस्ट्रोजन होता है और इसका कार्य होता है कि मादा लैंगिक लक्षणों का विकास करना। एस्ट्रोजन का काम होता है जो मादा लैंगिक लक्षण होता है उसका विकास करना होता है। अगला इसी में है कि वृषण द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। इसका काम होता है कि पुरुषों में लैंगिक लक्षणों का विकास करना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रसायनानुवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। तो पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना रसायनानुवर्तन का एक उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न लिखे हुए हैं कि मानव में पश्च मस्तिष्क का एक कार्य बताइए, ठीक है। तो इसका कार्य हो जाएगा अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। यानी जो पश्च मस्तिष्क होता है उसके अंतर्गत अनैच्छिक क्रियाएं आती हैं। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो वह क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। इसके अंतर्गत जैसे रक्तदाब आता है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलाता है, लार आना, मुँह में जो लार आ जाती है, और वमन यानी उल्टी आना, ठीक है। ये सभी पश्च मस्तिष्क में स्थित जो मेड्यूला होता है उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बहुकोशिक जीवों में नियंत्रण तथा समन्वय प्रदान करने वाले दो ऊतकों के नाम बताइए। तो बहुकोशिकीय जीवों में नंबर 1 हो जाएगा तंत्रिका ऊतक और दूसरा हो जाएगा पेशीय ऊतक। ये दो ऊतक जो होते हैं वो नियंत्रण और समन्वय का काम करते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का स्रावित करती है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वह वृद्धि हार्मोन का स्रावण करती है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, ठीक है, कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं। तो ठीक है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो कि वृद्धि हार्मोन का स्रावण करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाले पादप हार्मोन का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। कोशिका जो होती है वो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने का काम करती है। अगला प्रश्न है कि तने की वृद्धि के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन का नाम बताइए। तो तने के वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन जिबरेलिन होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में भी आता है, ऑप्शन वाले में भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आगे क्या है कि क्या होगा यदि हमारे द्वारा भोजन में आयोडीन मात्रा कम लिया जाए। यानी कम मात्रा में अगर आयोडीन लिया जाए तो क्या होगा।
तो होगा क्या कि हमारे जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनने के लिए जो आयोडीन आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है, लेकिन जिसकी कमी से हम गॉइटर या फिर घेंघा रोग से संक्रमित हो जाते हैं, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण नहीं होगा, चूँकि ये हार्मोन्स जो होता है वो आयोडीन से बनता है, ठीक है, और इसकी कमी से हमको घेंघा नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सूत्र युग्मन क्या होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह वह स्थान जहाँ दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं उन्हें सूत्र युग्मन कहा जाता है या सिनैप्स कहा जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि अग्न्याशय से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम तथा कार्य को बताइए। तो अग्न्याशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि अग्न्याशय से स्रावित होने वाला हार्मोन्स इंसुलिन हार्मोन्स होता है और इसका काम क्या होता है कि शर्करा का उपापचय करना और उसका नियंत्रण करना, ठीक है, शर्करा का नियंत्रण करना, जिसके इंसुलिन हार्मोन के कारण सभी को मालूम होगा कि शुगर हो जाता है, यानी मधुमेह या डायबिटीज़ नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अभी कोई पूछ ले कि इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा कहाँ से होता है, अग्न्याशय से होता है, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, या शर्करा उपापचय का नियंत्रण का काम करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया किस अंग द्वारा निर्धारित या नियंत्रित होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ABA के कार्य बताइए। तो ABA के कार्य निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 है यह पौधों की वृद्धि की गति में काम करता है। अगला पतझड़ की क्रिया को बढ़ाता है, ठीक है, और तीसरा है कि पत्तियों एवं फूलों के खुलने एवं बंद करने की क्रिया का नियंत्रण करता है। ABA, ठीक है, ABA याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो मेडुला के द्वारा इसका श्रावण किया जाता है, मेडुला ग्रंथि के द्वारा एड्रेनलिन हार्मोन का श्रावण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एड्रेनलिन हार्मोन का एक कार्य लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वह दिल की धड़कन को, ठीक है, दिल की धड़कन को बढ़ा देता है या खतरे का सामना करने के लिए शरीर को तैयार करता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव कार्पस ल्यूटियस से होता है। गर्भाशय में होने वाले वे सभी अंतिम परिवर्तन जो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए गर्भस्थ के भीतर के भ्रूण की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है, ये क्या काम होता है, प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि का दूसरा नाम क्या होता है। याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर पे बहुत याद आने की संभावना बनी रहती है। अगला प्रश्न है कि फेरोमोन से क्या अभिप्राय है, ठीक है, फेरोमोन से क्या अभिप्राय होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फेरोमोन वह स्राव होते हैं, याद रखिएगा, फेरोमोन वह स्राव होते हैं जो एक जीव द्वारा स्रावित होते हैं, लेकिन वह प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या जीव पर डालते हैं। यानी क्या होता है, स्रावित तो एक जीव के द्वारा होते हैं, लेकिन दूसरे जीव या दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं। यह हार्मोन कुछ कीट अपने साथियों को आकर्षित करने के लिए स्रावित करते हैं, फेरोमोन, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हार्मोन स्राव पर नियंत्रण कौन सी ग्रंथि द्वारा होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि के, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि के क्रियाकलाप का नियंत्रण एवं नियमन का काम करती है, ठीक है, एवं स्वयं हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में होती है, ठीक है, हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है, याद रखिएगा। फेरोमोन किन बातों में हार्मोन से अलग होता है। तो हार्मोन उसी जीव को प्रभावित करता है जिसमें उत्पन्न होता है, जबकि फेरोमोन दूसरे जीवों को प्रभावित करता है। अन्य हार्मोन जो होते हैं उसी को प्रभावित करेगी जिसमें वो होगा, लेकिन जो फेरोमोन होता है वो दूसरे जीव को प्रभावित करता है, ना कि
अपने प्रोड्यूसर से, ठीक है, जहाँ से उत्पन्न होता है उसको प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि एक सीधी रेखा में चलना मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है एक सीधी रेखा में चलना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्ररोह के प्रकाश की ओर झुक जाने को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है, ठीक है, प्रकाशानुवर्तन इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन का नाम बताइए। तो ऑक्सिन हार्मोन्स इसकी लंबाई में वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्वस्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग जो अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब कोई सुई हाथ में चुभती है या गर्म वस्तु का स्पर्श होता है तो हम तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। इस क्रिया से संबंधित प्रतिक्रिया का नाम बताइए। तो इस प्रकार की क्रिया सभी प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उस अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है जो हमारे शरीर में इंसुलिन का श्रावण का काम करती है। तो बस अभी हमने बताया अग्न्याशय जो इंसुलिन के श्रावण का काम करती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित छूने पर प्रक्रियाओं में से रसानुवर्तन का उदाहरण कौन सा है? स्पर्श सुगाही पादप यानी छुई मुई जो होता है में गति, मानवटांग में गति। तो इसमें क्या हो जाएगा, रसानुवर्तन किस में होता है? स्पर्श सुगाही पादप छुई मुई में गति होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मेडुला ऑब्लंगाटा कहाँ पर स्थित होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि मेडुला ऑब्लंगाटा कहाँ स्थित होता है। तो यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है। याद रखिएगा, ये मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। यह श्वास लेने, खांसने व निगलने आदि का केंद्र होता है। इसके अलावा यह हृदय स्पंदन, आहार नाल के क्रमाकुंचन तथा अनेक अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण का काम करता है, ठीक है, ये मेडुला ऑब्लंगाटा का काम होता है। अगला क्या है कि हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य बताइए, ठीक है। तो यह समस्थापन तथा पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण करते हैं एवं संवेदी अंगों के लिए रिले केंद्र का काम करती है, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अगला प्रश्न है कि सुनने के लिए कौन सा संवेदी अंग कार्य करता है? तो कान के द्वारा हम अलग अलग ध्वनियों को सुन सकते हैं। कान वायु में मौजूद कंपनों को तंत्रिका आवेगों में बदल देते हैं जो मस्तिष्क में संदेश को भेजते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक ऐसे रसायन का नाम बताइए कि जो एक्सॉन के अंतिम सिरे से निकलकर अगले न्यूरॉन के एक नया आवेग शुरू कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिल कोलिन, ठीक है, एसिटिल कोलिन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि होमोस्टैटिक किसे कहा जाता है? तो जीवों द्वारा बाह्य वातावरण और जीवों की आंतरिक स्थितियों में स्थायित्व की स्थिति और स्थिरता बनाए रखने की क्षमता को होमोस्टैटिस कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वास्तव में होमोस्टैटिस का अर्थ होता है समान दशा, ठीक है, आंसर इसका क्या होता है? समान दशा। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र वह तंत्र होता है जो कि सोचने, समझने, याद रखने के साथ साथ हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के क्रियाकलापों में सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित करके शरीर पर नियंत्रण का काम करता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है कि एनुलिन क्या होता है? इंसुलिन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि पैंक्रियाज द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन होता है, वह अग्न्यास है, ठीक है, याद रखिएगा। यह शर्करा उपापचय का नियंत्रण का काम करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, नाम बताइए। तो पादप हार्मोन को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन,
चौथा वृद्धि रोधक ABA हार्मोन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि साइटोकाइनिन के अंतर्गत आने वाले रसायन के नाम बताइए। तो साइटोकाइनिन के अंदर पहला आएगा काइनिन, अगला है केलाइन, और इसके बाद तीसरा नंबर पे है जिएटिन, चौथे नंबर पे फ्लोकोजिन आदि रसायन इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्या है कि नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम बताइए। सभी अंतःकोशिकीय अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। ये हैं जैसे कि थायराइड, पेंक्रियाज, एड्रिनल, फ्यूस, अंडाशय और वृषण, इनमें नलिका नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिकाएं जो न्यूरॉन होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, इनका नाम बताइए। तो तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रेरक तंत्रिका कोशिका, एक होती है संवेदी तंत्रिका कोशिका, और एक होती है बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण करने वाली ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण अंडाशय के द्वारा होता है, ठीक है, और पुरुष में लिंग निर्धारण वृषण के माध्यम से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हार्मोन तथा ग्रंथियां किसे कहते हैं। तो हार्मोन किसे कहते हैं, पहले बात कर लेते हैं इस पे कि वह रासायनिक पदार्थ जो शरीर के विभिन्न भागों में या किसी भाग में ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है, और रक्त द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है, हार्मोन कहलाता है, ठीक है। ये स्रावित कहाँ से होता है, ग्रंथि से, और रक्त के माध्यम से इसको समस्त भागों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है ग्रंथि किसे कहते हैं। तो वह संरचना जो एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित करता है, ठीक है, यानी हार्मोन ग्रंथि से स्रावित होता है, याद रखिएगा। यह 2 प्रकार की होती है, एक बहिस्रावी, एक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्या विशेषता होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपना स्राव सीधे रक्त में छोड़ती हैं, ठीक है, जो नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक। अगला प्रश्न है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्दन के सामने लैरिंक्स के ठीक नीचे स्थित होती है, ठीक है। जो थायराइड ग्रंथि होती है वो गर्दन के सामने लैरिंक्स के ठीक नीचे उपस्थित होती है, ठीक। अगला कि थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है। तो थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन का स्राव करती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है कि उच्च वर्ग के जंतु के समन्वय केंद्र का नाम बताइए। तो समन्वय केंद्र है इसका मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। तो मस्तिष्क के विभिन्न भाग 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और सभी स्टूडेंट को शेयर करिएगा। ये वीडियो सभी को 8 बजे मिलता है और इसके बाद में 8:30 बजे वाली मैथ की क्लास कोई लेना मत भूलिएगा, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और सभी को सब्सक्राइब कराएं। आपका ये धर्म बनता है, ठीक है, कि हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपसे कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाता है। तो आप एक काम करिएगा, जो भी आपके गांव मोहल्ले में जो भी बच्चे हैं उन सभी को ये हमारे चैनल के लिंक को शेयर करें और उनमें जा कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो हम मिलेंगे 8:30 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।